हेलो बच्चों, आज हम लोग पूंजी के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। पूंजी का वर्गीकरण हुआ है वो हम लोग 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला वर्गीकरण है चल तथा अचल पूंजी। चल पूंजी और अचल पूंजी। चल पूंजी वह पूंजी होता है जिसका उत्पादन कार्य में केवल एक ही बार प्रयोग होता है। जैसे हम कृषि कार्य में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, बीज का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, वह एक ही बार प्रयोग होता है, बाद में उसका काम समाप्त हो जाता है। अचल पूंजी किसे कहेंगे? अचल पूंजी वह पूंजी होता है जिसका उत्पादन कार्य में बार बार प्रयोग होता है। जैसे मशीन, यंत्र, कृषि कार्य में जो थ्रेशर होता है, जो ट्रैक्टर होता है, उसका हम बार बार में उपयोग करते हैं। जैसे ये जो ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं, यह भी हम बार बार इसकी पढ़ाई में इसका उपयोग कर रहे हैं। इसका ऐसा नहीं कि आज ही हम पढ़ाएंगे इसके बाद इसका उपयोग खत्म हो जाए। तो चल पूंजी मतलब जिसका उत्पादन कार्य में केवल एक ही बार प्रयोग होता है, और अचल पूंजी मतलब जिसका उत्पादन कार्य में बार बार प्रयोग होता है। अचल पूंजी का उदाहरण हो सकता है मशीन, यंत्र, और चल पूंजी का उदाहरण हो सकता है कच्चा माल। कच्चा माल एक ही बार प्रयोग होता है, उसको बार बार उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा वर्गीकरण है उत्पादन पूंजी तथा उपभोग पूंजी। उत्पादन कार्य में प्रयुक्त पूंजी को हम उत्पादन पूंजी कहते हैं। जैसे कच्चा माल, मशीनों पर जो पूंजी जो खर्च होता है उसे उत्पादन पूंजी कहते हैं। और उपभोग पूंजी जो श्रमिकों के उपभोग पर पैसा खर्च होता है उसे हम उपभोग पूंजी कहते हैं। जैसे श्रमिकों के खान पान पर, उनके रहने के आवास पर, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन पर जो खर्च होती है उसे हम उपभोग पूंजी कहते हैं। उपभोग पूंजी भी उत्पादन कार्य में एक तरह से सहायक होती है। तीसरा है भौतिक पूंजी तथा व्यक्तिगत पूंजी। नाम से ही स्पष्ट है, हमने भौतिक शब्द का कई बार प्रयोग किया है। भौतिक मतलब जो दिखाई देता हो, जिसमें ठोस होता है, भार होता है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान को हम ले जा सकते हैं। भौतिक पूंजी मतलब वह पूंजी जो वस्तु के रूप में होता है, जिसे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे मुद्रा हुआ, जैसे मशीन हुआ, जैसे कंप्यूटर हुआ। जो भी वस्तु के रूप में वह क्या होगा? वह भौतिक पूंजी होगा। भौतिक पूंजी की विशेषता यह होगी कि हम इसे किसी दूसरे व्यक्ति को हम दे सकते हैं, उनसे ले भी सकते हैं। उसी में आ गया व्यक्तिगत पूंजी। नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिगत पूंजी मतलब इंडिविजुअल कैपिटल, यानी इसके अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक योग्यताएं, क्षमता और गुण आता है। व्यक्ति की जो व्यक्तिगत पूंजी की यह विशेषता यह होती है कि व्यक्ति इस पूंजी को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। जैसे शिक्षक के पढ़ाने की क्षमता, गायक के गाने की योग्यता, किसी विद्यार्थी के लिखने की क्षमता। तो अब यह है कि व्यक्तिगत पूंजी कैसे पैसा कमाने में सहायक होता है। जैसे कोई कलाकार होता है, बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, जैसे कोई शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो वो उसकी अपनी अलग क्षमता, यह अपनी एक व्यक्तिगत क्षमता है, यह वो किसी दूसरे को दे नहीं सकता। न कोई दे सकता है, न कोई इसको देख सकता है, क्योंकि वो मन के अंदर होता है, ये पर्सनल होता है, ये अमूर्त पूंजी भी कह सकते हैं। व्यक्ति इस क्षमता के द्वारा भी पैसा कमाता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बहुत बड़े महान खिलाड़ी हैं, वो खेलने के द्वारा करोड़ों रुपया कमाए थे, आज विराट कोहली कमा रहे हैं। तो ये जो उनकी अपनी पर्सनल क्षमता है, ये क्षमता किसी को दे नहीं सकते। अब पूंजी इसलिए हम इस शब्द व्यक्तिगत क्षमता के साथ पूंजी इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि इसके द्वारा उस क्षमता के बलबूते पर वो पैसा कमा रहे हैं, तो पूंजी हो गया। चौथा एक आर्थिक पूंजी तथा बहुआर्थिक पूंजी। जिस पूंजी का प्रयोग केवल एक उद्देश्य के लिए होता है उसे हम एक आर्थिक पूंजी कहते हैं। जिस पूंजी का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए होता है उसे हम बहुआर्थिक पूंजी कहते हैं।
जैसे एक अर्थी पूंजी में जिसमें केवल एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग होता है, जैसे रेलवे लाइन पर केवल रेलगाड़ियां ही चलती हैं। ऐसा नहीं होगा कि उस पर ट्रक भी चलेगी, बस भी चलेगी। सड़क पर केवल जो बस होगा, जो ट्रक होगा वही चल सकते हैं, उस पर रेलगाड़ियां नहीं चल सकती हैं। तो एक अर्थी पूंजी मतलब जिसका केवल एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बहुअर्थी पूंजी मतलब जिसका अनेक उद्देश्यों के लिए प्रयोग होता है, जैसे कच्चा माल, जैसे क्रूड ऑयल, जैसे मुद्रा। जो मुद्रा होता है, हम अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए से खेती भी कर सकते हैं, 1 लाख रुपए से कोई दुकान भी खोल सकते हैं, कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। माने इस पूंजी के द्वारा हम अनेक कार्य कर सकते हैं। तो यह बहुअर्थी पूंजी का उदाहरण हुआ। अगला है राष्ट्रीय पूंजी तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी। जो राष्ट्रीय पूंजी होता है वह देश के निवासियों के बचतों का परिणाम होता है। यानी जो देश के निवासी हैं वो बचत करते हैं, उस बचत को बैंक में रखते हैं, तो वह एक पूंजी का रूप होता है और उस पर देश के लोगों का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी या बहुराष्ट्रीय पूंजी, इंटरनेशनल कैपिटल कह सकते हैं। इस पूंजी पर कई देशों के निवासियों के बचतों का परिणाम होता है, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक। इनकी पूंजी को हम अंतर्राष्ट्रीय पूंजी कह सकते हैं और इस पूंजी को विभिन्न देशों में प्रयोग भी की जा सकती है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो मौद्रिक संस्थाएं IMF और विश्व बैंक, इनमें विश्व के बहुत से देश मेंबर होते हैं। जैसे IMF में 165 देश मेंबर है, हो सकता है कि ये संख्या कुछ कम अधिक हो सकती है। तो उन देशों के कुछ अभ्यंश होते हैं और ये देश आवश्यकता पड़ने पर IMF से कर्ज ले सकते हैं, विश्व बैंक से भी कर्ज ले सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको अंतर्राष्ट्रीय पूंजी कहते हैं। तो यह वह पूंजी का वर्गीकरण। परीक्षाओं में इस पूंजी के वर्गीकरण से 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे चल पूंजी किसे कहते हैं, अचल पूंजी किसे कहते हैं, या एक अर्थी पूंजी का उदाहरण क्या है, या बहुअर्थी पूंजी का उदाहरण क्या है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बहुत अधिक कठिन नहीं है। और बार बार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम कृषि में पूंजी का महत्व पढ़ाएंगे और ये पूंजी जो चैप्टर है उसका ये लास्ट टॉपिक होगा। कल ये पूंजी खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।